हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं एग्जम्पशन चैप्टर का रिवीजन। इनकम टैक्स में एग्जम्पशन दिए जाते हैं। इट मींस इनकम टैक्स में कुछ इनकम्स को एग्जेम्प्ट माना गया है और वो जीटीआई का पार्ट ही नहीं बनती है। ऐसी इनकम्स हमें रेस्पेक्टिव हेड में रिपोर्ट करनी होगी, बट इनर कॉलम में रिपोर्ट करनी होगी और बताना होगा कि ये एग्जेम्प्ट है, और आउटर कॉलम में उनका अमाउंट निल बताना होगा। तो कुछ इनकम्स इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट है। तो पहली इनकम हम पढ़ते हैं, सेक्शन 10 क्लॉज 1। एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट है, लेकिन हम पढ़ेंगे कि उसको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर किया जाता है। उसके लिए पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम अप्लीकेबल होती है और उसमें हमको एग्रीकल्चरल इनकम को भी कंसीडर करते हुए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने होती है, वो अलग बात है। बट एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट है और आउटसाइड इंडिया वाली वो टैक्सेबल है। फिर आते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 2। एचयूएफ से एचयूएफ के मेंबर को शेयर्ड इनकम मिली, मतलब एचयूएफ ने अपनी इनकम में से शेयर दिया अपने मेंबर को, तो वो मेंबर के हेड्स में सेक्शन 10 क्लॉज 2 में एग्जेम्प्ट होगा। फिर सेक्शन 10 क्लॉज 2A, एक पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म की इनकम में शेयर मिला, मतलब वो इनकम पार्टनरशिप फर्म की है, उसने अपने पार्टनर्स में वो प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया, अलोकेट किया। तो वो प्रॉफिट शेयर जो पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म से मिला वो एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 2A में। लेकिन एक कंडीशन है कि उस पार्टनरशिप फर्म ने उस इनकम पर टैक्स दिया है, उसकी इनकम ये इंडिया में एसेसेबल है। उस पार्टनरशिप फर्म की ये इनकम इंडिया में एसेसेबल है और उस पार्टनरशिप फर्म ने उस इनकम पर टैक्स दिया है और वही इनकम का शेयर पार्टनर को रिसीव हुआ है। तो पार्टनर के हैंड्स में दोबारा उस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए पार्टनर के हैंड्स में प्रॉफिट शेयर एग्जेम्प्ट होगा सेक्शन 10 2A में। ठीक है। फिर सेक्शन 10 क्लॉज 4 सब क्लॉज सेकेंड। एनआरई अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट पर किसी नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिला। ये एनआरई अकाउंट उसने किसी इंडियन बैंक में मेंटेन किया है, तो वो इंटरेस्ट इनकम उस नॉन रेजिडेंट के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगी और वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है एज पर फेमा एक्ट, मतलब वो नॉन रेजिडेंट है एज पर फेमा एक्ट, उसको एनआरई अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है। फिर बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 6 सब क्लॉज सेकेंड की। यूएसए फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन कंट्री का एम्बेसडर है, वो इंडिया में रहते हुए अपनी सर्विस दे रहा है अपनी फॉरेन गवर्नमेंट को, वो फॉरेन गवर्नमेंट का एम्बेसडर है, इंडिया में सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो उसकी ये सर्विस का रेम्युनरेशन उसको इंडिया में मिल रहा है, ये उसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब फॉरेन एम्बेसडर इंडिया में सर्विस दे रहा है, वो फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और बट इंडिया में रहते हुए अपनी सर्विस दे रहा है, उसको रेम्युनरेशन मिल रहा है, उसका ये रेम्युनरेशन इंडिया में एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लेकिन और ये जो फॉरेन एम्बेसडर है अपने साथ नीचे अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ भी लेकर आता है, तो वो सबॉर्डिनेट स्टाफ भी इंडिया में रहते हुए सर्विस दे रहा है और उनको भी सैलरी उनकी रेस्पेक्टिव फॉरेन गवर्नमेंट से मिल रही है, तो वो रेम्युनरेशन सैलरी इन फॉरेन स्टाफ के लिए भी जो इंडिया में काम कर रहा है अंडर फॉरेन एम्बेसडर, तो ये ऑफिस स्टाफ की भी सैलरी एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। हमारा इंडियन एम्बेसडर भी तो उस फॉरेन कंट्री में काम कर रहा होगा, तो हमारे इंडियन एम्बेसडर के रेम्युनरेशन पर वहां फॉरेन कंट्री टैक्स नहीं ले रही हो। ठीक है, उसका इंडियन एम्बेसडर का रेम्युनरेशन वहां फॉरेन कंट्री में भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए और उसके अंडर में जो स्टाफ है उसकी भी सैलरी वहां फॉरेन कंट्री में एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फॉरेन एम्बेसडर इंडिया में आया है, उसकी सैलरी इंडिया में इस कंडीशन पर एग्जेम्प्ट होगी कि हमारे भी इंडियन एम्बेसडर जो फॉरेन में काम करता है वहां उसकी सैलरी टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। फिर किसी फॉरेन एंटरप्राइज का
एम्प्लॉय जो फॉरेन नेशनलिटी का है और अपने इंडियन स्टे के दौरान सर्विस दे रहा है फॉरेन एंटरप्राइज को, और इस इंडियन स्टे के दौरान वो जो सर्विस दे रहा है उसका रेम्युनरेशन इसको फॉरेन एंटरप्राइज से मिल रहा है। ये रेम्युनरेशन इस फॉरेन नेशनलिटी वाले एम्प्लॉय के हेड्स में एग्जेम्प्ट होगा जो किसी फॉरेन एंटरप्राइज का एम्प्लॉय है। लेकिन ये एग्जम्पशन कंडीशनल है। वो फॉरेन एंटरप्राइज का यहां इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये। और वो जो फॉरेन एम्प्लॉय है इंडिया में रहते हुए अपनी सर्विस दे रहा है, तो वो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इंडिया में 90 डेज से ज्यादा नहीं, उसका इंडियन स्टे नहीं होना चाहिए। 90 डेज से ज्यादा उसका इंडिया में स्टे नहीं होना चाहिए। और जो फॉरेन एंटरप्राइज है उसको ये जो रेम्युनरेशन दे रहा है वो फॉरेन एंटरप्राइज इस खर्चे का डिडक्शन क्लेम कर रहा है, तो डिडक्शन वो अपने टैक्सेबल इनकम जो इस कानून में टैक्सेबल हो रही है उसमें से इस रेम्युनरेशन पेड, ये रेम्युनरेशन पेड उस फॉरेन एंटरप्राइज के लिए एक्सपेंडिचर है, तो वो इस एक्सपेंडिचर का डिडक्शन क्लेम नहीं कर रहा होना चाहिए। तो इस फॉरेन नेशनलिटी के एम्प्लॉय को अपने फॉरेन एंटरप्राइज से जो रेम्युनरेशन मिल रहा है वो इसके लिए एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। फिर कोई नॉन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है और नॉन रेजिडेंट है और उसकी पोस्टिंग फॉरेन शिप पर है, उसकी पोस्टिंग फॉरेन शिप पर है, वो इंडियन सिटीजन भी नहीं है और नॉन रेजिडेंट है और उसकी पोस्टिंग है किसी फॉरेन शिप पर और उसे सैलरी मिली और उसका इंडियन स्टे 90 दिन से ज्यादा ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर नहीं है, तो उसको जो सैलरी मिली इंडिया में वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पशन सेक्शन 10 क्लॉज 6 सब क्लॉज 11। इसमें क्या बोला, फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, इंडिया में स्टे करते हुए इंडिया में ट्रेनिंग ले रहा है। फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, इंडिया में रहते स्टे करते हुए इंडिया में ट्रेनिंग ले रहा है, तो उस सिचुएशन में इंडिया में उसे रहना पड़ रहा है, इस दौरान उसे अपने जो फॉरेन गवर्नमेंट से रेम्युनरेशन मिलेगा वो इन इंडिया एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। तो ये एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब वो ट्रेनिंग वो उसको किससे मिल रही है, इंडिया की गवर्नमेंट से मिल रही है, किसी इंडियन कंपनी से मिल रही है या उसकी किसी सब्सिडरी से मिल रही है, उसकी किसी सब्सिडरी से मिल रही है या इंडिया में उसको वो ट्रेनिंग किसी स्टेचुरी कॉर्पोरेशन से मिल रही है या किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी से मिल रही है, उसको वो ये ट्रेनिंग इन लोगों स्पेसिफाइड पर्सन से मिलनी चाहिए। तो इसको जो रेम्युनरेशन मिलेगा अपनी फॉरेन गवर्नमेंट से ड्यूरिंग इंडियन स्टे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो रेम्युनरेशन मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पशन है सेक्शन 10 क्लॉज 6D, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस किसी नॉन रेजिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट या फॉरेन कंपनी को मिली। रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस NRLC और फॉरेन कंपनी को मिली फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया के लिए, लेकिन मिली किससे, NTRO से मिली, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से मिली, तो एग्जेम्प्ट होगी। NTRO से रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिली तो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। फिर भोपाल गैस के विक्टिम्स को कंपनसेशन मिला, एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 10 क्लॉज 10BB में एग्जेम्प्ट है। फिर अगला एग्जम्पशन सेक्शन 10 क्लॉज 10BC, कोई डिजास्टर हुआ, डिजास्टर की वजह से कोई लॉस और डैमेज हुआ, उसकी वजह से कंपनसेशन मिला। कंपनसेशन मिला किसी इंडिविजुअल को या उस इंडिविजुअल की डेथ हो गई तो उसके लीगल हेयर्स को मिला। क्यों मिला, ड्यू टू डिजास्टर। अब सुनिए, कंपनसेशन किससे मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी से मिला तो ही एग्जेम्प्ट है। अगर किसी NGO से मिला कंपनसेशन तो टैक्सेबल है। ठीक है। एग्जम्पशन तभी है जब ये कंपनसेशन मिला सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से। ठीक है। अच्छा, ये एग्जम्पशन भी कंडीशनल है। अब आगे क्या कह रहे हैं,
ये कंपनसेशन पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर आप इस लॉस और डैमेज का की वजह से जो आपको लॉस हुआ है, डैमेज और डिजास्टर की वजह से जो लॉस हुआ है, उसका डिडक्शन आप कहीं क्लेम कर चुके हो, तो फिर आपके हैंड्स में ये कंपनसेशन एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है। फिर सेक्शन 1010D बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड इंक्लूडिंग बोनस, उस पर बोनस भी मिलता है, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। अब एग्जेम्प्ट कब होगा, उसकी कुछ कंडीशन है। एग्जेम्प्ट कब होगा, टैक्सेबल भी हो सकता है, एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो टैक्सेबल कब होगा ये समझ लेते हैं, उससे पता पड़ जाएगा कि एग्जेम्पशन कब मिलेगा। तो अगर ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड है 1 अप्रैल 2012 से पहले, तो फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अगर सम अश्योर्ड पॉलिसी अमाउंट का मैक्सिमम 20% पे किया, उससे ज्यादा पे नहीं किया, तो लाइफ इंश्योरेंस पर की मैच्योरिटी पर जो प्रोसीड मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। इसका मतलब अगर हमने लिमिट के अंदर रहते हुए पिछले सालों में प्रीमियम भरे थे, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 15 साल की थी, 15 साल में से हमने किसी भी साल में लिमिट से ज्यादा प्रीमियम नहीं पे किया, ठीक है, तो जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन हमने मान लीजिए पॉलिसी 15 साल की है, तो हमने मान लीजिए एक भी साल में हमने लिमिट से ज्यादा प्रीमियम भरा, तो फिर जब मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगी वो टैक्सेबल होगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अगर हमने लिमिट के अंदर रहते हुए प्रीमियम भरे हैं तो जब मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगी एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर हमने लिमिट से ज्यादा प्रीमियम पे किया पॉलिसी की टर्म में किसी भी एक भी ईयर में भी, तो मैच्योरिटी के टाइम पर जो मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। तो अगर पॉलिसी हमारी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 है, तो उस केस में सम अश्योर्ड यानी पॉलिसी अमाउंट का ज्यादा से ज्यादा 10% प्रीमियम भरे। अगर प्रीमियम इससे ज्यादा भरा है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगी। फिर तीसरा केस, अगर ये पॉलिसी इशूड है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 और किसी डिसेबल्ड पर्सन के नाम से ली गई है, जिसको सेक्शन 80U में इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है, वो वाली डिसेबिलिटी है, या 80DDB वाली स्पेसिफाइड डिजीज है, उस पर्सन के नाम से पॉलिसी ली है, तो उस सिचुएशन में सम अश्योर्ड का 15% लिमिट है। प्रीमियम 15% से ज्यादा पे नहीं करना है पॉलिसी के पूरे टर्म में किसी भी ईयर में। अगर पॉलिसी के पूरे टर्म में किसी भी ईयर में आपने 15% से ज्यादा प्रीमियम भरा, तो जब भी मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि पॉलिसी के पूरे टर्म में आपको लिमिट के अंदर रहते हुए प्रीमियम भरने हैं, तब जाके मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर आपने पूरे टर्म में किसी भी एक साल में लिमिट से ज्यादा प्रीमियम भर दिया, तो फिर जब मैच्योरिटी प्रोसीड मिलेगी तो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात है, प्रीमियम भले ही आपने ज्यादा भरे, लेकिन आपको मैच्योरिटी प्रोसीड अगर इंश्योर्ड पर्सन की डेथ के पर मिल रहा है, तो फिर एग्जम्पशन रहेगा ही सेक्शन 1010D का। इसका मतलब गवर्नमेंट बोल रही है डेथ केस में फुल सिंपैथी है, एग्जम्पशन मिलेगा ही। मैच्योरिटी प्रोसीड अगर डेथ केस में मिल रही है तो एग्जेम्प्ट होगी सेक्शन 1010D में। फिर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड हर हाल में टैक्सेबल होगी। देखिए, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एम्प्लॉयर लेता है एम्प्लॉय के लिए, ऐसा एम्प्लॉय जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो उसको की मैन मानता है, तो उसके लिए वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। प्रीमियम एम्प्लॉयर भर रहा होता है, ठीक है, लेकिन पॉलिसी की मैच्योरिटी में अभी टाइम पड़ा है और एम्प्लॉय के रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, तो एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा और रिटायरमेंट के टाइम पर एम्प्लॉयर उसको ये पॉलिसी दे देगा कि आगे के प्रीमियम तुम भरना। अब आगे के प्रीमियम एम्प्लॉय पे कर रहा है, रिटायरमेंट हो चुका है उसका, तब भी ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रीट नहीं किया जाएगा और इस की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी प्रोसीड पर सेक्शन 1010D का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 12C। अग्निवीर कॉर्पस फंड से अग्निवीर को अगर जो भी पैसा मिलेगा,
जो भी पैसा अग्निवीर कॉर्पस फंड से अग्निवीर को मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। फिर सेक्शन 10 क्लॉज 13, एएसएफ अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड का पूरा पैसा आपने एज इट इज ट्रांसफर कर दिया एनपीएस में, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, या हम बोले नेशनल पेंशन स्कीम में ट्रांसफर कर दिया एज इट इज। एएसएफ से एनपीएस में एज इट इज पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब एनपीएस से विड्रॉल हुआ था? नहीं, एएसएफ से पैसा एज इट इज एनपीएस में चला गया, तो मतलब एएसएफ से विड्रॉल हुआ था, तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा क्योंकि एएसएफ की विड्रॉल आपने एज इट इज एनपीएस में ट्रांसफर कर दी। ठीक है। फिर सेक्शन 10 क्लॉज 15 का एग्जम्पशन किस पर? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली थी 2015 में, उसमें डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू किए, लोगों को बोला आप अपने घरों में रखा हुआ सोना गोल्ड आकर बैंक में जमा करा दीजिए, बैंक बदले में आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू कर देगा। इस डिपॉजिट सर्टिफिकेट को हम कैपिटल एसेट भी नहीं मानेंगे, ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट ट्रेडेबल होते हैं, आप इनको बेचो ट्रांसफर करो, बट ये कैपिटल एसेट नहीं है तो इनका कैपिटल गेन भी टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है। अब सवाल आता है क्या इन डिपॉजिट सर्टिफिकेट पे इंटरेस्ट मिलता है? यस, इंटरेस्ट मिलता है, और ये इंटरेस्ट सेक्शन 10 क्लॉज 15 में एग्जेम्प्ट है। फिर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली उसकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मीट आउट करने के लिए, कितना भी अमाउंट मिला, चाहे किसी भी सोर्स से स्कॉलरशिप मिली, तो स्टूडेंट के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगी, सेक्शन 10 क्लॉज 16 में एग्जेम्प्ट होगी। फिर बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 17A, कोई अवार्ड मिला पब्लिक इंटरेस्ट में, किससे मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिला या किसी अप्रूव्ड बॉडी से मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी अप्रूव्ड बॉडी से मिला, कोई अवार्ड मिला, नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट में मिला, तो एग्जेम्प्ट होगा। एंड या कोई रिवार्ड मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिला और पब्लिक इंटरेस्ट में मिला और अप्रूव्ड पर्पस के लिए मिला, तो भी एग्जेम्प्ट होगा। तो अवार्ड और रिवार्ड पब्लिक इंटरेस्ट में मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिले, एग्जेम्प्ट हैं सेक्शन 10 क्लॉज 17A में। ठीक है। फिर सेक्शन 10 क्लॉज 17D, कोई अवार्ड और रिवार्ड मिला, चाहे कैश में मिला चाहे काइंड में मिला, इंडिविजुअल को मिला, इंडिविजुअल को मिला तो एग्जेम्प्ट है, और किसी को मिला तो टैक्सेबल है। इंडिविजुअल को मिला तो एग्जेम्प्ट है, चाहे कैश में मिला चाहे काइंड में मिला। ठीक है। अगर वो अवार्ड और रिवार्ड अनाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी अप्रूव्ड बॉडी ने, तो एग्जेम्प्ट होगा। अगर इंडिविजुअल को मिला, एग्जेम्प्ट है। फिर बात करते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 18 की, पेंशन मिली। पेंशन मिली किसको? एक ऐसे पर्सन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में था, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और वो अवार्डेड, उसको अवार्ड मिला था परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, या ऐसा कोई ग्लैंट्री अवार्ड मिला था उसको। ठीक है। तो ऐसा अगर कोई उसको अवार्ड मिला है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अब रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिल रही है, तो वो पेंशन ऐसे पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 क्लॉज 18 में। अच्छा, उस पर्सन की डेथ हो गई, उस पर्सन की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन मिल रही है, वो फैमिली पेंशन भी एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। वो फैमिली पेंशन भी उनके फैमिली मेंबर्स के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगी, और यहाँ फैमिली मेंबर्स किसको माना जाएगा? स्पाउस और उस इंडिविजुअल के चिल्ड्रन को, या उसके पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स जो उस पर होली और मेनली डिपेंडेंट हैं। ठीक है। मतलब डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स। ठीक है। इसके अलावा स्पाउस चाहे डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, चाहे चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, उनके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगी फैमिली पेंशन। ठीक है। फिर सेक्शन 10 क्लॉज 19, फैमिली पेंशन मिली, किसको मिली? फैमिली मेंबर्स कौन से? विडो, चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड हेयर्स। और वो पर्सन जिसके लिए फैमिली पेंशन मिल रही है वो आर्म्ड फोर्सेस में काम करता था, मतलब आर्मी में काम करता था। आर्मी पर्सनल के फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन मिली और वो
आर्मी पर्सनल की डेथ हुई थी ड्यूटी के दौरान, आर्मी पर्सनल की डेथ हुई थी ड्यूटी के दौरान और उसके फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन मिली, तो उनके हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगी, सेक्शन 10 क्लॉज 19 में एग्जेम्प्ट होगी, वो अपनी ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान उसकी डेथ हुई थी। फिर सेक्शन 10 क्लॉज 26 ट्रिपल ए, सिक में इंडिविजुअल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको कुछ एग्जाम्प्ट, उनको इनकम एग्जाम्प्ट होगी सिक्किम स्टेट में रहते हुए उन्होंने जो इनकम कमाई है, सिक्किम स्टेट में रहते हुए उन्होंने जो इनकम कमाई है उनके लिए एग्जाम्प्ट होगी, या सिक्किम के अलावा किसी दूसरे स्टेट से इनकम मिली है, वो इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में ऑन सिक्योरिटीज, तो फिर वो इनकम भी सिक्किमी इंडिविजुअल के हैंड्स में एग्जाम्प्ट होगी। ये सिक्किमी इंडिविजुअल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपको ध्यान है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट गर्ल चाइल्ड के नेम में स्कीम में ओपन होती है और उसमें जो भी पैसा डिपॉजिट कराते हैं ना उसका हमको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है, ठीक है। अब पैसा जमा होता रहा, हर साल 80C का डिडक्शन लेते रहे, जब ये 10 साल की स्कीम है, 10 साल बाद पैसा मिलेगा तो जो भी पैसा सुकन्या समृद्धि अकाउंट से रिलीज होगा एग्जाम्प्ट होगा, और उसके अंदर जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है ना वो भी एग्जाम्प्ट होगा, तो जो भी विड्रॉवल का अमाउंट है वो भी एग्जाम्प्ट और उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो भी एग्जाम्प्ट। फिर स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कोष क्या है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो पर्सन की डेफिनेशन में तो आता है, लेकिन स्वच्छ भारत कोष हालांकि आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है लेकिन इनकी एंटायर इनकम एग्जम्प्ट है सेक्शन 1023C क्लॉज 3 डबल ई में, ठीक है। और क्लीन गंगा फंड भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, इसकी भी एंटायर इनकम एग्जम्प्ट है सेक्शन 1023C क्लॉज 3 ट्रिपल ए में एग्जेम्प्ट है। तो क्लीन गंगा फंड और स्वच्छ भारत कोष इनकी सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, ऑल्दो ये आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 10 डबल ए का एग्जम्पशन, ये हम यही एग्जम्पशन है तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि 10 डबल ए का एग्जम्पशन सेज यूनिट को मिलता है, जो पर्सन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी यूनिट लगाता है उसको एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। अपनी बिजनेस इनकम पर वो इस एरिया में जाकर बिजनेस यूनिट लगाता है, ठीक है। तो सेज एरिया में बिजनेस यूनिट सेटअप करने पर इनकम टैक्स में सेक्शन 10 डबल ए में एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। तो एग्जम्पशन मिलने के लिए एलिजिबल एसएससी कौन है, जो एंटरप्रेन्योर है एज पर सेज एक्ट के सेक्शन 2J के हिसाब से वो एंटरप्रेन्योर है और उसको सेज के डेवलपमेंट कमिश्नर से लेटर ऑफ अप्रूवल मिला हुआ है कि यस आप सेज एरिया में आइए और बिजनेस यूनिट लगाइए, ठीक है। तो उसको सेज के डेवलपमेंट कमिश्नर से अप्रूवल लेटर होना चाहिए, और उसको कौन सी इनकम पर एग्जम्पशन मिलेगा, उसको इनकम हुई है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से, या सेज एरिया में उसने कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूनिट सेटअप की है, इसका मतलब उसको ये इनकम होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से या सर्विस प्रोवाइड करने की एक्टिविटी से। तो एक बात समझिए, सेज एरिया के अंदर कोई मियर ट्रेडिंग यूनिट सेटअप नहीं हो सकती, या तो वो यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी या सर्विस प्रोवाइड करने वाली यूनिट होगी। सेज एरिया के अंदर कोई मियर ट्रेडिंग यूनिट सेटअप नहीं हो सकती, किसी का रेजिडेंस भी नहीं हो सकता, ठीक है। या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पर सेटअप होगी या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाली यूनिट वहां पर सेटअप होगी। अब इनको जो इनकम होगी उस पर इनको सेक्शन 10 डबल ए में इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा, और उन्होंने ये बिजनेस एक्टिविटी सेज एरिया में की है और उन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या सर्विस प्रोवाइड करने की एक्टिविटी उन्होंने शुरू की है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2005। इसका मतलब ये सेज का एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने शुरू ही कब से किया, 1 अप्रैल 2005 से शुरू किया है। अब एक बात और समझना, अगर ये मैन्युफैक्चरर हैं तो अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे होने चाहिए,
और अगर ये सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ये सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे होने चाहिए। इसका मतलब ये या तो एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हो या एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस, एक्सपोर्टर होना जरूरी है। फिर इनको सीए से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, इनफॉर्म नंबर 56F में रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट से कम 1 महीना पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड कर लेनी पड़ेगी। और उसमें सीए क्या सर्टिफाई करेगा कि यस इन्होंने ये 10AA का एग्जम्पशन करेक्टली कैलकुलेट किया है, करेक्टली कंप्यूट किया है, ये बात सीए सर्टिफाई करेगा। ठीक है, और ये 10AA का एग्जम्पशन सेज यूनिट को तभी मिलेगा जब वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करेंगे। ठीक है, अगर इनकम टैक्स का रिटर्न लेट हो गया तो फिर 10AA का एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात और सुनिए, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आप 10AA का एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं। अब इसका मतलब रेगुलर टैक्स रेजिम है, नॉर्मल टैक्स रेजिम है, तो ही आपको 10AA का एग्जम्पशन मिलेगा। कितना मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम क्वालिफाइंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्वालिफाइंग प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज इनकम हमारी एग्जैम्प्ट होगी। तो क्वालिफाइंग प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करें, क्वालिफाइंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है क्या है? इस सेज यूनिट की जो भी बिजनेस इनकम है इनटू इस सेज यूनिट का जो भी एक्सपोर्ट टर्नओवर है अपॉन टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, मतलब एक्सपोर्ट टर्नओवर के प्रोपोर्शन में आपको एग्जम्पशन मिलेगा। इसलिए मैंने बोला था एक्सपोर्ट करना जरूरी है, तभी आपको 10AA का एग्जम्पशन मिलेगा। अब एक्सपोर्ट टर्नओवर का पैसा, एक्सपोर्ट टर्नओवर आप ऊपर इतना ही लिखेंगे जितना आपने जो एक्सपोर्ट टर्नओवर किया है ईयर एंड से 6 महीने के अंदर आप उसका पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर लेकर आए हो, मतलब डॉलर वगैरह में लेकर आए हो, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा ईयर एंड से 6 महीने के अंदर आपको इंडिया लेकर आना है, और पीरियड एक्सटेंडेड बाय आरबीआई। आरबीआई ये कोई अथॉरिटी पीरियड एक्सटेंड कर दे तो आप एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर भी पैसा ला सकते हो, उसको ही एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाएगा। लेट पैसा लाए एक्सपोर्ट टर्नओवर का तो फिर वो एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट ही नहीं होगा। और अब एक बात और, अगर आपने फॉरेन में ही सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन किया और वो आरबीआई की परमिशन से किया और वहीं पैसा डिपॉजिट करा दिया, तो हम मान लेंगे कि ये काम आरबीआई की अप्रूवल से हुआ है, तो यस ये हम आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर मान लेंगे, भले ये पैसा एक्चुअली इंडिया में नहीं आया और फॉरेन में ही सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट आपने करा दिया, तो भी हम इसको एक्सपोर्ट टर्नओवर मान लेंगे। फिर आप यहां से किसी फॉरेन क्लाइंट के प्रीमाइसेस पर गए, वहां पर आप उसको कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करके देख के आए, तो क्या इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा? यस, इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो ऑन साइट डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया, तो इसे एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर माना जाएगा। अच्छा, इंडिया में बैठे बैठे आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया और ईमेल के थ्रू अपने फॉरेन कस्टमर को भेज दिया, तो क्या ये भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है? यस, ये भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। अब हमने बात की हम हर साल का क्वालिफाइंग प्रॉफिट निकालेंगे कि आपके इस सेज यूनिट की बिजनेस इनकम कितनी है इनटू ईटी अपॉन टीटी, एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। तो एक्सपोर्ट इस तरीके से क्वालिफाइंग प्रॉफिट तो आ जाएगा आपका। आपको एग्जम्पशन सेज एरिया में यूनिट लगाने के लिए 15 साल तक मिलता है, 15 साल। ठीक है, तो पहले 5 साल तक का जो प्रॉफिट है, उन रेस्पेक्टिव 5 इयर्स का जो प्रॉफिट है वो पूरा 100% क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 100% एग्जैम्प्ट होगा। क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 100% आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 10AA। ठीक है, फर्स्ट 5 इयर्स। फिर उसके अगले 5 साल मतलब 6th ईयर टू 10th ईयर तक आपको क्वालिफाइंग प्रॉफिट का उन रेस्पेक्टिव ईयर के क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 50% ही एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, ये 6th to 10th ईयर। फिर 11 to 15 ईयर मतलब उसके अगले 5 साल
आपको एग्जाम्शन तभी मिलेगा, और एग्जाम्शन कितना मिलेगा, क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 50%, और आपने सेज रार एक स्पेशल रिजर्व अकाउंट खुलेगा आपका, उस अकाउंट का नाम क्या है, सेज री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, सेज रार बोलिए इसको, सेज रार, सेज री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ये स्पेशल रिजर्व आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आप स्पेशल रिजर्व क्रिएट ना करो तो फिर 11th ईयर और 11 टू 15 ईयर तक आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 11 टू 15 ईयर एग्जामिशन मिलने की कंडीशन क्या है कि क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 50% और आपने सेजरार इस स्पेशल रिजर्व में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया, विच एवर इज लेस। इसका मतलब अगर आप 11 टू 15 ईयर में प्रॉफिट ट्रांसफर ही नहीं करते सेजरार अकाउंट में, तो आपको 11 टू 15 ईयर में एग्जामिशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो टोटल एग्जामिशन आपको 15 साल तक मिलता है सेज एरिया में यूनिट लगाने का। और कितना मिलता है, पहले 5 साल क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 100%, उसके अगले 5 साल क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 50%, ठीक है। और फिर उसके अगले 5 साल क्वालिफाइंग प्रॉफिट का 50%, और आपने सेजरार स्पेशल रिजर्व में जितना भी ट्रांसफर किया, दोनों में से जो विचेवर इज लेस है उसका आपको एग्जामिशन मिल जाता है। अच्छा, एक बात और समझिए, आपको एग्जामिशन कितना मिलता है उसके लिए आपको क्वालिफाइंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। क्वालिफाइंग प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हो, बिजनेस इनकम उससे यूनिट की इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। ये एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर आपको एफओबी फिगर पर लिखना पड़ेगा, बहुत खास बात, एफओबी फिगर पर लिखना पड़ेगा। एफओबी का फुल फॉर्म फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। तो फ्री ऑन बोर्ड क्या, जैसे ये आपका इंडियन पोर्ट है, ये आपका इंडियन पोर्ट है, यहां से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ये फॉरेन पोर्ट तक गुड्स जाएगा, कौन लेके जाएगा, वेसल लेके जाएगा, ठीक है। तो वेसल का फ्रेट का भी तो पैसा लगेगा, भाड़ा लगेगा, और आप गुड्स का इंश्योरेंस भी तो करा के भेजोगे, तो इंश्योरेंस का भी पैसा लगेगा, ठीक है। तो हम इस एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स की वैल्यू कहां तक लेंगे, यहां तक की लेंगे, यहां तक की लेंगे, ठीक है। तो फ्रेट और इंश्योरेंस का भी पैसा ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कहलाती है सीआईएफ वैल्यू, मतलब कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस और फ्रेट। अगर मैं इस कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस और फ्रेट में से ये फ्रेट का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा लेस कर दूं, तो जो वैल्यू आएगी इधर तक वो कहलाएगी एफओबी वैल्यू, उन एक्सपोर्ट गुड्स की एफओबी वैल्यू। तो इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, तो उस केस में दो वैल्यूज काम की होती है, एफओबी वैल्यू और सीआईएफ वैल्यू, ठीक है। तो एफओबी वैल्यू और सीआईएफ वैल्यू क्या होती है समझते हैं। सीआईएफ का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड फ्रेट, और एफओबी का फुल फॉर्म क्या है, फ्री ऑन बोर्ड। अगर मैं एफओबी वैल्यू मुझे निकालनी है, कैसे निकालूंगा, सीआईएफ वैल्यू में से दो चीजें मैं लेस करूंगा, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस attributable to the delivery of the article or things outside India, और लेस इसमें से करूंगा expenses incurred in foreign currency for providing technical services outside India। ये दो चीजें मैं लेस कर दूंगा सीआईएफ वैल्यू में से, तो एफओबी वैल्यू आ जाएगी। बात ध्यान से सुनिए, इधर आप जो भी एक्सपोर्ट टर्नओवर लिखोगे और टोटल टर्नओवर लिखोगे, ये दोनों आपको एफओबी फिगर पे लिखने हैं। अब अदर पॉइंट्स इससे रिलेटेड समझते हैं। ये सेक्शन 10AA वैसे है तो एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन है तो इसका इफेक्ट जीटीआई से पहले दे क्या, वैसे एग्जाम्पशन का इफेक्ट जीटीआई से पहले दिया जाता है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन एज इफ डिडक्शन करना होगा। इसका मतलब जीटीआई के बाद लेस करना है इसको। 10AA का एग्जाम्पशन वैसे नाम का एग्जाम्पशन है, लेकिन इसका इफेक्ट डिडक्शन की तरह दिया जाएगा, इसलिए काफी लोग इसको एग्जाम्पशन बोलते ही नहीं है, डिडक्शन बोलते हैं, सेक्शन 10AA का डिडक्शन, क्योंकि ये जीटीआई के बाद ही लेस होगा, ठीक है। अब एक बात और समझना, एक पर्सन है जो सेज एरिया के अंदर स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD वाला बिजनेस सेज एरिया के अंदर लगाता है। अब उस पर्सन का कहना है
कि मैंने 35 एडी वाला स्पेसिफाइड बिजनेस लगाया है तो मुझे 35 एडी का भी डिडक्शन मिलेगा, और चूंकि मैंने ये बिजनेस सेज एरिया में लगाया है तो मुझे 10AA का भी एग्जम्पशन मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि अगर आप 35 एडी का डिडक्शन लेते हो तो आपको 10AA का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और अगर 10AA का एग्जम्पशन लेते हो तो आपको 35 एडी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब दोनों लड्डू में से आपको एक ही लड्डू मिलेगा। समझे बात? या तो 35 एडी का डिडक्शन लो या फिर 10AA का एग्जम्पशन लो, दोनों साथ साथ नहीं मिल सकते। ठीक है, ये था आपका 10AA का एग्जम्पशन जो सेज एरिया में यूनिट लगाने पर मिलता है। चलिए, तो इसके साथ भी ये चैप्टर कंप्लीट।